अभी मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ मोहम्मद आला साहब को, जो कि बेरा फार्म के नाम से उसकी कशकारी है बटापुर लाहौर में, और उसका टाइटल है सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनईआरसी G1 इन फ्यूचर। मोहम्मद आला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन व खैरुल मुईन। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो आज का टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी है एनईआरसी G1 के हवाले से कि कितनी सस्टेनेबल क्रॉप है ये। मैंने ये काम स्टार्ट किया था 2017 से 158 kg से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छे एरिया के ऊपर इसको कल्टीवेट कर रहे हैं। मैं इससे पहले अपने टॉपिक की तरफ आऊँ उससे पहले मैं बयान करना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। मेरी कल्टीवेशन जो है वो लाहौर बाटापुर में है, और मुझे इस फील्ड में लाने वाले मेरे फार्मर हैं और दो मोहसिन और भी हैं। उसमें से एक सैयद सिब्ते हसन है मेरे पार्टनर, दूसरे फुरकान वसी साहब, और एक CSIR के चेयरमैन है डॉक्टर हुसैन आबदी। मुझे इस फील्ड में लाने वाले ये तीन अहबाब हैं। क्रॉप की सस्टेनेबिलिटी के हवाले से बयान करने से पहले कुछ अपने बारे में बताऊंगा कि मैं फार्मर नहीं था, मेरी कोई लैंड्स नहीं थी और ना ही मेरी कोई बाप दादा का ये काम था। तो मैंने लैंड को लीज पे लेने के बाद 2.5-3 कैनाल से ये काम स्टार्ट किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे रकबे पे मैं काम कर रहा हूँ। मैंने इस काम को शौक़ से किया है, इसको पैशन से किया है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं ये कहूँगा ये जीवन का हुस्न है, बल्कि मैं ये कहूँगा ये NARC H-G1 का हुस्न है कि हम यहाँ सब पर मौजूद हैं। मैं असल टॉपिक की तरफ आऊँगा। यहाँ पर मैं मार्केट का एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा। बैक इन 2018 से 2018 में इसकी जो फ्रेश की सेलिंग थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। उसके बाद 250 रुपये से इसका स्टार्ट हुआ ड्राई सीड का, और एंड सीज़न हुआ इसका 300 रुपीज़ पे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2019 में ये 250 रुपये से लेकर फ्रेश की और ड्राई में ये 400 रुपीज़ पर केजी पे सेल हुआ। उसके बाद आप दूसरे सालों का कंपैरिजन करें, अगर हम इमीडिएट लास्ट 2022 का कंपैरिजन करते हैं तो स्टार्टिंग रेट था इसका 700 रुपीज़ पर केजी फ्रेश सेलिंग, और फ्रेश एंड जो हुआ है वो हुआ है 2500 रुपीज़ पर केजी पर। और उसके बाद मार्केट ड्राइव हुई, 3000 रुपीज़ पे गई, 5000 पे गई, उसके बाद 6000 पे गई, सीज़न एंड हुआ है 10,000 का। कुछ फार्मर्स ऐसे भी थे जिन्होंने 15,000, 14,000, 17,000 में भी सेल किया, बट इस फिगर्स ऑन एवरेज बेसिस है जिस पे मैक्सिमम फार्मर्स ने इस क्रॉप को सेल किया और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। इस एनालिसिस को देखने के बाद आप इस क्रॉप की सस्टेनेबिलिटी को देख सकते हैं कि आप आने वाले वक्त में इससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। नेक्स्ट क्लिप में जो न्यू फार्मर्स हैं, अब तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, हम जैसे फार्मर्स ही होंगे, लेकिन फिर भी मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी उन अहबाब के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। सेकेंडली, जिन लोगों को ये इनसिक्योरिटी है कि आने वाले वक्त में इसका क्या पैटर्न होगा, ये बिकेगी या नहीं बिकेगी। मेरे दो अहबाब जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, इमीडिएट लास्ट 2 स्पीकर्स, जिन्होंने कहा था कि हमें इसकी क्रॉप की वैल्यू एडिशन की तरफ जाना चाहिए, तो उससे हटकर अगर ये क्रॉप 100 रुपीज़ में भी सेल होती है तब भी इसमें फार्मर को फ़ायदा होगा, ऐसा कतन नहीं है। वैल्यू एडिशन की तरफ हमें जाना चाहिए। मैं इसमें एक चीज़ को ऐड करूंगा, हम आज वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं। बैक इन 2019 में मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया था, बिकॉज मैं आई एम एक्सपोर्टर हूँ, फैसलाबाद में हमारी फैक्ट्री है, तो हम एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, हमारे पास एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो बैक इन 2019 में मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया था जिसमें मैंने हैम्बर्ग के लिए, जर्मनी के लिए, हमारा कुछ दोस्ताना है वहाँ पर, हमारे बायर्स हैं, तो उनके साथ मैंने 1.3 टन का यानी 1300 किलो का एक पायलट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया था। रीफर एक कंटेनर होता छोटा सा, उसमें तो एक अच्छा आउटपुट मिला। उसके बाद इसकी मार्केट इतनी ड्राइव करके ऊपर चली गई कि हमें एक्सपोर्ट की तरफ जाने की बजाय पाकिस्तान में इतना अच्छा इसकी प्राइसेस मिल रही थी तो हम उसकी तरफ नहीं गए। लेकिन इन फ्यूचर हम इसको वैल्यू एडिशन में लाइक पाउडर, लाइक इसका पेस्ट और दूसरे ऑयल एक्सट्रैक्शन की तरफ जाकर हम इसको एक एक्सपोर्ट की तरफ लेके जा सकते हैं और एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ इस साल के स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसकी राइट नाउ
मोर और लेस 2000 रुपीज़ की मार्केट है जो कि फ्रेश पे सेलिंग हो रहा है फॉर 2023। अगर हम उसका एनालिसिस करें 1 एकड़ की फिजिबिलिटी पे, मैं उनके लिए नहीं कह रहा कि जो छोटे काश्तकार हैं वो ना लें, उसको उसी ग्राउंड बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें 10 kg लगाना है, हमें 50 kg लगाना है या हमें 100 kg लगाना है। मैंने एक एनालिसिस दिया है फॉर 1 एकड़, लाइक इसमें अगर हम 2000 kg सीड परचेज करते हैं एट द रेट ऑफ 2000 रुपीज़ पर kg, तो 4 मिलियन की कॉस्ट हमारी आती है। उसके ऊपर हैंडलिंग कॉस्ट, लाइक अगर आप 1 एकड़ पे कल्टीवेट करते हैं, हैंडलिंग कॉस्ट की मद में फर्टिलाइज़र, लैंड, इरिगेशन, जितने भी ब्ला 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 जितने भी एक्सपेंसेस हैं, अगर वो 3,50,000 के आते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट आती है 4.35 मिलियन, जिसके बाद हम एट द टाइम ऑफ सोइंग लाइक 2000 kg से जो हमने हासिल किया है एंड ऑफ द डे इन द मिड ऑफ सितंबर, तो हम 650 से 750 kg तक हासिल कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी, अगर हम 650 किलो को सो करते हैं और उससे मिनिमम बेसिस पे हम प्रोडक्शन एक हासिल करते हैं 13 टाइम्स। मैं वो ग्रोअर हूँ जिसने फ्लड इरिगेशन पे 17.44 टाइम्स प्रोडक्शन हासिल की है। इससे मुराद ये है कि अगर मैंने 1 किलो लगाया था, बहुत शुक्रिया, अगर मैंने 1 किलो लगाया था तो मैंने 17.44 किलो की प्रोडक्शन हासिल की है फ्रेश में फ्लड इरिगेशन के ऊपर। तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि हम 13 टाइम्स प्रोडक्शन लेते हैं। बाकी ऊपर की कोई प्रोडक्शन कोई उठा के ले नहीं जाएगा, वो हमारे घर में ही रहेगी। तो हम एक प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि 13 टाइम्स की प्रोडक्शन पे 8500 किलो की हमने फ्रेश प्रोडक्शन हासिल की। उसका रेट फॉर 24 में 2024 में सेल करने के लिए 2000 नहीं होता, 1500 नहीं होता, 1200 नहीं होता। अगर हम उसको 1000 किलो पर भी सेल करें तो उसकी कॉस्ट आएगी टोटल 8.5 मिलियन। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, अगर हम उसको 4.35 मिलियन से माइनस करें 43,50,000 से, तो हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा वो 4.15 मिलियन का होगा, विच इज़ आई थिंक कोई ऐसी क्रॉप नहीं है जो आपको इतना बड़ा रेवेन्यू 1 एकड़ से दे सके। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर एक चीज़ कोट करूँगा, अगर आपका बीज अपना जनरेट हो जाता है और आप उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वो 100 रुपीज़ kg पर सेल हो इन द मार्केट, हमारी जो मंडियाँ हैं लोकल मंडियाँ, तब भी ये 8,50,000 रुपए आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँ, ये फ्रेश की प्राइस मैंने फ्रेश की क्वांटिटी लिखी हुई थी, तो कटाई करने के बाद स्टेम्स, लीव्स वगैरह कट करने के बाद ये 5,000 किलो भी अगर आपके पास आए आफ्टर हार्वेस्टिंग 15 से 20 दिन में मार्केट में जाए, तो भी ये आपको 500,000 जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देगी। विच इज़ कोई ऐसी क्रॉप नहीं है, मेज़ को ले लें, शुगर कैन को ले लें या अदर क्रॉप्स को ले लें, तो वो आपको 5 लाख रुपए कोई भी क्रॉप नहीं देगी। तो ये इसकी सस्टेनेबिलिटी है, इसकी खूबसूरती है इस NARC जीवन की, कि ये आने वाले वक्त में एक बम्पर क्रॉप होगी और एक अच्छा रेवेन्यू हम सबको एंजॉय करने के लिए मिलेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तमाम भाइयों से दरख्वास्त है, अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल है तो आप आला साहब से पूछ सकते हैं। बाकी एक्सपर्ट भी इधर मौजूद हैं, तो आपके जहन में कोई भी सवाल है तो अभी हर लेक्चर के बाद आप लोग सवाल कर सकते हैं। मेहरबानी। सर कोई क्वेश्चन हो किसी का? वैसे मैं इतना आफ्टर 22 ईयर्स मैं यूनिवर्सिटी में आया हूँ, मैं खुद एग्रेरियन हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का पढ़ा हूँ, मैंने मास्टर्स किया था कंप्यूटर साइंसेज में। तो मुझे आज यहाँ आके मुझे अपने पुराने वक्त याद आ गए। हाँ जी सर। सर हमें ये बता दें कि वेदर कंडीशन क्या होगी इसके लिए, और प्लांट टू प्लांट वो भी बता दें, या अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिससे हम लोग देख सके कि इसकी ग्रोइंग स्टेज किस तरह होगी, वो भी बता दें। अच्छा सर, ऐसा है कि वेदर कंडीशन को अगर हम एनालाइज करें तो मिड सितंबर या एंड ऑफ सितंबर से लेकर आइडियल वेदर जो है इस क्रॉप के लिए वो 30 to 33 सेंटीग्रेड का वेदर होना चाहिए आपका। ओके,
और आप अगर मेरा ताल्लुक चूँकि पंजाब से है तो मैं वहाँ का आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, बाकी यहाँ का वेदर की क्या है वो आप बेहतर से जानते होंगे। तो आइडियल जो वेदर है वो मिड अक्टूबर है। आप अर्ली अक्टूबर यानी फर्स्ट या सेकंड वीक में अपनी कल्टीवेशन लाजमी तो कंप्लीट कर लें। और जैसे ही आपका मई आता है, जैसे ही गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, तो इसका आइडियल टाइम होता है हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग के हवाले से बता दूं कि जब इसके 30 to 40% लीव्स जो हैं वो ड्राई होने लगते हैं, तो विच इज़ वेरी गुड कि आप इसको हार्वेस्ट कर लें। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि इसकी डेंस कितनी रखी जाए। डेंस मीन कि इसको कितना फासले पे रखा जाए। अगर कोई हाई डेंसिटी पे काम करता है तो उसके लिए आइडियल है कि 6x6 पे काम करे, लेकिन उसके लिए यू मस्ट बी प्रोफेशनल। आपको ये नो हाउ होनी चाहिए कि आपका जो डेंस है यानी जितना डिस्टेंस आप रख रहे हैं वो वेल मेंटेन्ड हो। अदरवाइज अगर आप एक हायर फिगर पे भी जाते हैं, 7, 8, 10 इंचेस या रिजिस के ऊपर हम बेड पे काश्त करते हैं। अगर आप इसको रिच पे भी काश्त करते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसका जो बेड है, सो कॉल्ड बेड, हम लोग पंजाबी में उसको कोठा बोलते हैं, तो वहाँ पर आप 2 प्लांट उसको सो करें जो कि तकरीबन 10-12 इंच के दरमियान हो, और उसका जो फासला है कतार टू कतार वो आपका होना चाहिए 8 से 10 इंच के, तो आप एक अच्छी क्रॉप को हासिल कर सकते हैं। और आपका कौन सा क्वेश्चन था प्लीज़? थैंक यू। और कोई सा क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 50 किलो ये आ जाता है किसी भी एरिया से, तो ये खुश करके कितना बच जाता है अगर वो खुश कम सेल करें? ये सर ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं यहाँ पे ये बताऊँगा कि यहाँ पर अगर आपने मेरी प्रेजेंटेशन देखी हो तो वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 2000 kg। मैं 1 एकड़ के ऊपर कल्टीवेट करना चाह रहा हूँ, तो हमें 2000 kg अगर मैं इन हैंड रखूँ तो मेरे पास जो एंड ऑफ द डे आफ्टर ड्राइनेस, आफ्टर गार्बेज और आफ्टर स्टेम्स वगैरह और लीव्स वगैरह ख़त्म होने के बाद रेडी फॉर सोइंग सीड जो होगा वो मेरे पास 650 to 750 kg इन हैंड होगा। उसमें बिहेवियर काउंट किया जाता है कि आप किस तरह का स्टोरेज मेंटेन कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो क्वाइट ऑब्वियस कि आपका वेट बहुत ज़्यादा ड्रेन करेगा। यहाँ पर एक बात बताऊँ कि हमारा ताल्लुक जो है वेट करने के हवाले से वो सेलिंग परचेजिंग से है, और एक एनालिसिस करने के लिए है कि मैं कितना बीज सो करूँगा तो कितनी प्रोडक्शन किस टाइम पर आएगी। हमारे मौजूद होंगे यहाँ पे काफ़ी सारे फार्मर्स जो कल्टीवेशन के वक्त यानी बिजाई से सर्टन टाइम पहले, हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले हम वेट कतन नहीं करते। ये हम गलत करते हैं। हमें एक ऐसी क्रॉप मिली है जिसको हमने वक्तन फ़वक्तन एनालिसिस में रखना है, ताकि हम उन एनालिसिस की बेस पर आने वाले दौर के लिए सेलिंग स्ट्रेटजीज बना सकें कि हमने कितना सेल करना है, कितना इन हैंड रखना है। दूसरी बात, इसका फॉर्मूलेशन अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो आप 1/3 के ऊपर अपने आप को कैटेगराइज करें कि अगर मैं 100 किलो ले रहा हूं तो मेरे पास इन हैंड 35 to 40 होगा। अगर 35 भी उससे ऊपर आएगा तो वो हमारे घर में ही रहेगा, कोई हमसे लेके नहीं चला जाएगा। दूसरी बात, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ ऐड करता चलूं, हम लोग क्या करते हैं कि हम नंबर ऑफ एकर्स की कैलकुलेशन करते हैं, मेरे 10 एकड़ लगे या मेरे 20 एकड़ लगे या मेरे 5 एकड़ लगे। ये गलत है। उस 1 एकड़ में सीड कितना लगा है एट द टाइम ऑफ सोइंग। अगर मैंने 1000 किलो एट द टाइम ऑफ ड्राई सीड जो रेडी फॉर सोइंग होता है वो लगाया है, तो मेरी एनालिसिस होना चाहिए कि मेरे पास प्रोडक्शन 13 टाइम्स होगी, लाइक 13,000 kg, 13 टन। अगर उससे ऊपर की कल्टीवेशन होगी तो मेरे पास रहेगी, तो मुझे उस 13,000 किलो का 1/3 फ्रेश में सेल करना है। 1/3 मीन 3500 किलो, मोर और लेस 3000 kg नियर। तो क्या होगा कि अगर अल्लाह ना करे हमारी क्रॉप में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम अपना सौदा भुगता सकें, हम उसको ओन कर सकें, उसको दे सकें। तो ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम पता नहीं कौन सी कैलकुलेशंस लगाते हैं और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लालच की तरफ चले जाते हैं। तो ये इस तरफ नहीं जाना चाहिए। और कोई क्वेश्चन प्लीज़?